हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम फिर केमिस्ट्री में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स और एटम्स और मैटर के बारे में बात की थी। तो आज हम फिर एलिमेंट्स यानी कि तत्व और परमाणुओं के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं एटम्स यानी कि परमाणु होता क्या है। यानी कि कोई भी पदार्थ या मैटर परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु वह होता है जिसके हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि परमाणु अनडिवाइडेबल होता है, अविभाज्य। इसका मतलब ही अविभाज्य होता है। किन्हीं भी दो सेम परमाणुओं के बीच, यानी कि किन्हीं भी दो समान परमाणुओं के बीच हम जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तब हमारा जो तत्व प्राप्त होता है। यानी कि कोई दो सेम परमाणु A+A जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें A2 प्राप्त होता है। इसका मतलब तत्व प्राप्त होता है। यहाँ पर दो परमाणु आपस में मिलकर तत्व बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का भी ले सकते हैं। दो हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का परमाणु कहलाता है और ये तत्व कहलाता है। तत्व हमेशा दो समान परमाणु के बीच ही बनते हैं। यानी कि यदि हम हाइड्रोजन की जगह HCl ले लें तब हमारा HCl बनता है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग परमाणु हैं और यहाँ पर यह हमारा यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पर हम इसे तत्व नहीं बोल सकते यहाँ पर, क्योंकि दो अलग अलग एटम्स या परमाणुओं के बीच जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो यौगिक कहलाता है। यौगिक में दो अलग अलग परमाणु ही होते हैं और हम इसे अणु भी बोल सकते हैं। अणु भी दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच मिलकर बनता है। यहाँ पर हम इसको भी अणु बोल सकते हैं। अणु अलग अलग परमाणुओं के बीच भी बन सकता है। यानी कि इसके बाद हम आज का टॉपिक हमारा जो था, आज का टॉपिक हमारा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि रासायनिक संयोग के नियम। उन्नीसवीं शताब्दी में हमें रासायनिकों ने लगभग 5 नियम दिए, जिसमें कि किस तरीके से हमारा यौगिक बनता है, तत्वों से किस तरीके से हम यौगिक बनाते हैं। पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं। इस नियम के अनुसार ना तो हम किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही हम किसी उस पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पर इन्होंने 100 ग्राम लिया और उसके बाद यह मरकरी और ऑक्सीजन में टूट गया। यहाँ पर जब इन्होंने इस पदार्थ को केमिकल रिएक्शन कराए तब यहाँ पर
6 ग्राम मरकरी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। यहाँ पर इन्होंने दोनों की मात्रा देखी, दोनों का द्रव्यमान देखा। यहाँ पर 100 ग्राम था, यहाँ पर यदि हम इसे जोड़ते हैं 92.6 और 4, तो यह भी 100 ग्राम हुआ। तो इन्होंने बताया कि ना तो हम किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके बाद दूसरा नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। यह नियम प्राउस्ट ने दिया था। से हम हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं। यह नियम प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। वो यौगिक चाहे हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल हम लेते हैं, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। यह जल यदि हम कुएं से प्राप्त करेंगे तब भी इसका अनुपात यही होगा। यदि हम लैब में बनाएं या प्रयोगशाला में बनाते हैं तब भी इसका अनुपात यही होगा। और यदि हम कहीं बाहर से भी, इंडिया से बाहर से यदि हम ये लाते हैं तब भी इसका अनुपात यही रहेगा। तब इन्होंने यही नियम दिया कि किसी भी यौगिक में जो इनके तत्वों का अनुपात होता है वह समान ही होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। इसके बाद हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। यानी कि गुणित अनुपात का नियम, इसे हिंदी में बोला जाता है। यह नियम डाल्टन ने दिया था। अब हम इस नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यह नियम कहता है कि यदि दो तत्व संयुक्त होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें से एक तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का सरल अनुपात होता है। और इसमें एक कंडीशन और लगा दी गई कि जो एक तत्व, यानी फॉर एग्जाम्पल यदि हम H2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर H2O प्राप्त होता है। और यदि फिर H2 की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो यहाँ पर हमें H2O2 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि दो सेम तत्वों से यदि रिएक्शन कराते हैं तो उनमें एक तत्व वाटर प्राप्त होता है और दूसरा यौगिक जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। एक यौगिक वाटर और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें क्योंकि इसकी जो कंडीशन है यहाँ पर यह निश्चित होगी और जो इनका अनुपात होगा वो सरल अनुपात होगा। यह नियम यही बताता है कि यदि दो तत्वों को आपस में रिएक्शन कराते हैं
यदि उनमें उन दो सेम तत्वों से दो प्रोडक्ट यानी कि दो यौगिक यदि बनते हैं तो एक निश्चित तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्वों का जो अनुपात होता है वह सरल अनुपात होता है, यानी कि उसका अनुपात कोई पॉइंट में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन और यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन और इसका अनुपात हम 2 ग्राम ही रखते हैं, यहाँ पर इसका भी 2 ग्राम और इसका, तब हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का जो अनुपात आता है 16:32 यानी कि 1:2, इनका अनुपात जो आता है वो पॉइंट में नहीं आता। यह नियम यही बताता है। अब हम इसके बाद फोर्थ नियम पर गैर-लुसेक का नियम से बोला जाता है, इसके बाद बात करते हैं। फोर्थ नियम हमारा गैर-लुसेक का नियम बोला जाता है। गैर-लुसेक लो या इसका हिंदी में इस नियम के अनुसार यदि गैसें परस्पर सहयोग करती हैं, यदि गैसों के रिएक्शन कराते हैं, तब उनके यदि दाब और ताप यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल है, तब उनका भी अनुपात सरल अनुपात होता है। यदि यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। इसमें यहाँ पर हमने तत्वों यानी कि दो तत्व या गैस ली और यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमारा गैस ही प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर रिएक्टेंट या अभिकारक गैस लिए थे और 1 मोल, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 मोल हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और 1 मोल भी यहाँ पर क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है और इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि उत्पाद जो हमें प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त होता है वह भी गैस है। तो यहाँ पर क्योंकि 1 मोल हमने यहाँ लिया और 1 मोल यहाँ, और इसके बाद जो प्राप्त हुआ वो 2 मोल हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सिंपल अनुपात होता है। यदि हम दो गैसों की रिएक्शन कराते हैं तब हमारा गैस ही बनता है। यदि हम तो यहाँ पर जो अनुपात प्राप्त होता है वो 1:1:2 अनुपात प्राप्त होता है। यहाँ पर भी कहीं कोई पॉइंट पे अनुपात हमारा नहीं आता, तो यहाँ पर भी स्थित जो है उसका अनुपात स्थिर होता है। अब हम फोर्थ नियम की बात करते हैं। फिफ्थ नियम, हमारा फिफ्थ नियम एवोगाद्रो का नियम, जिसे इंग्लिश में एवोगाद्रोस लॉ बोलते हैं। यह नियम भी हमारा गैसों के बारे में बताता है। यह नियम कहता है कि यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर यानी कि समान ताप और दाब पर गैसों का रिएक्शन कराते हैं तब हमारा जो तत्वों से जो अणु प्राप्त होते हैं वह भी सरल अनुपात में प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस Cl2 गैस हमने यहाँ पर लिया और जो हमारा प्राप्त हुआ वो HCl दोनों, यानी कि एक वॉल्यूम या आयतन में हमने, इसे हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और एक वॉल्यूम ही यहाँ पर हमने
क्लोरीन लिया तो यहाँ पर हमारा 2 वॉल्यूम अणु प्राप्त होता है। यानी कि यदि 2 गैसों की आपस में रिएक्शन कराते हैं तब हमारा जो अणु प्राप्त होता है वह उन दोनों के बराबर ही प्राप्त होता है, उन दोनों के बराबर ही अणु बनते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्योंकि एक आयतन या वॉल्यूम, इसे हम हिंदी में आयतन बोलते हैं, एक आयतन यहाँ लिया और एक आयतन यहाँ लिया तब हमारा 2 आयतन अणु प्राप्त हुआ। तो यह नियम यही कहता है कि यदि समान ताप और दाब पर हम गैसों की रिएक्शन कराते हैं तो जितना आयतन हमने यहाँ पर पदार्थ लिया था उतने ही अणु उधर दूसरी तरफ प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे 5 लॉज हो गए। इसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट पर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू।